हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। आज मैं आपके लिए अधिगम का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। मैं आपको आधा पढ़ा चुकी थी, इसके बाद आपको अभी आधा पढ़ाना बाकी है। और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है उसको भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं वो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आते रहें। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे से। स्किनर ने एक ध्वनि वर्धित उपकरण जिसे स्किनर बॉक्स कहा है। अब यहाँ पर स्किनर के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि उसने किस पर प्रयोग किया था, चूहों पर। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, विकसित किया, जिसमें उन्होंने चूहों पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रयोग किए। उसने एक बॉक्स में लीवर था और उसको दबाने पर उसे भोजन की गोलियाँ मिलती थीं। पशु द्वारा किया गया लीवर दबाने की अनुक्रिया को एक विशेष उपकरण जिसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है द्वारा अभिलेखित किया गया। मतलब वो कितनी बार लीवर दबा पा रहा है। पहले वो बहुत त्रुटि कर रहा था, बार बार नहीं दबा पा रहा था, लेकिन फिर दूसरी बार जो है कई बार प्रैक्टिस करने के बाद वो आराम से लीवर को दबा के अपना भोजन पा ले रहा था। तो ये सारा रिकॉर्ड कहाँ स्टोर हुआ, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम की व्याख्या इस प्रकार किया है कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद जब पुनर्बलित उद्दीपक को दिया जाता है तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है। और इस नियम के विश्लेषण की दो विशेषताएं हैं। कोई भी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जिसके बाद पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है प्राणी दोहराता है। मतलब कई ऐसे प्रयोग जिसकी वजह से दोबारा मतलब अगर मान लीजिए उसको भोजन मिल गया तो वो बार बार उसी क्रिया को दोहराएगा ताकि उसे भोजन प्राप्त हो जाए। पुनर्बलित उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जिसमें क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने की संभावना में वृद्धि होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? धनात्मक पुनर्बलन मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और ऋणात्मक पुनर्बलन निगेटिव रेनफोर्समेंट। धनात्मक पुनर्बलन के प्रभाव को कहा जाता है। धनात्मक पुनर्बलन वैसा पुनर्बलक होता है जिसमें से पहले आने वाली अनुक्रिया और मजबूत हो जाती है। जैसे हमें भूख लगी है तो भोजन दिखे और प्यास लगी है तो पानी दिखे। ये क्या है? हमारा धनात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है। ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रभाव को कहा जाता है जिसमें ऋणात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य वैसे उद्दीपक से होता है जिससे प्राणी उसकी उपस्थिति से बचना चाहता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी से, जैसे अभी इससे पहले अभी जून में आप देख रहे थे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, या जुलाई फर्स्ट स्टार्टिंग में भी देख रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इससे लोग बचाव करते हैं। अत्यधिक सर्दी से भी करते हैं। बिजली के आघात मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से, ये सबसे क्या है? बचाव करता है व्यक्ति। जब पसंदीदा कार्यों के माध्यम से किसी व्यवहार को पुनर्बलित किया जाता है तो इस नियम को क्या कहते हैं हम? प्रीमैक नियम कहा गया है। दंड भी पुनर्बलन के समान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक दंड तथा ऋणात्मक दंड। धनात्मक दंड से व्यवहार के बाद अरुचिकर उद्दीपक घटना जिसे दंडक कहा जाता है वह दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति यह सीखता है कि उन व्यवहारों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। नकारात्मक दंड से क्या होता है कि व्यवहार को संभावित पुनर्बल की क्षति होने से जो है वो उससे रिलेटेड होता है कि उसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी व्यवहार की उसकी क्षति हो रही है। जैसे माता पिता अपने किशोर पुत्र या पुत्रियों को कुछ खास तरह के व्यवहार की बारंबारता को कम करने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से स्कूटर या कार चलाकर बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। इस तरह के नकारात्मक दंड को टाइम आउट भी कहा जाता है। अब देखिए शेपिंग एवं चेनिंग क्या है। शेपिंग एवं चेनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से प्राणी जटिल अनुक्रिया को सीखता है। शेपिंग ऐसी प्रविधि है जिसमें वांछित व्यवहार से नज़दीकी व्यवहार करने पर धनात्मक पुनर्बल प्राणी को दिया जाता है। और चेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई अनुक्रियाएं एक क्रम या चेन में की जाती हैं और अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार मिलता है। अच्छा मान लीजिए, देखिए शेपिंग क्या है? जैसे आपने कोई भी एक चीज़ किया, कोई भी एक व्यवहार किया या कोई अच्छा काम किया, आपको तुरंत क्या मिला?
उसका रिवॉर्ड मिल गया, पुरस्कार मिल गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शेपिंग हो जाएगा। और चेनिंग मीन्स चेन वाइज आप करते आ रहे हैं और एट लास्ट जो है, जैसे आपने एग्ज़ाम में कितने सारे टेस्ट दिए, एक ही क्लास में कितने सारे टेस्ट दिए, और टेस्ट देने के बाद लास्ट जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ, फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपको पुरस्कार या रिवॉर्ड दिया गया, तो वो क्या हो गई, चेनिंग हो गई। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि अनुक्रिया होने के बाद जैसे जैसे पुरस्कार की मात्रा बढ़ती है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में भी तेजी आती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्रिया प्रसूत अनुक्रिया की दर पुनर्वनन अनुसूची से प्रभावित होती है। पुनर्वनन अनुसूची से यह पता चलता है कि अनुक्रिया करने के बाद प्राणी को कब और कैसे पुनर्वनन दिया जाएगा। पुनर्वनन अनुसूची के मुख्य दो प्रकार हैं, एक है सतत पुनर्वनन अनुसूची और दूसरा क्या है, आंशिक या विरामी पुनर्वनन अनुसूची। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल या CRF भी कहते हैं। और आंशिक या विरामी पुनर्वनन को क्या कहते हैं, पार्शियल और इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट शेड्यूल। आंशिक पुनर्वनन भी दो प्रकार के होते हैं, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंशिक पुनर्वनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अनुपात अनुसूची तथा अंतराल अनुसूची। अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो शेड्यूल, और अंतराल को इंटरवल शेड्यूल। अनुपात अनुसूची वैसी अनुसूची को कहा जाता है जिसमें एक अनुक्रिया को पुनर्वलित होने के लिए एक खास संख्या में अनुक्रियाओं का होना आवश्यक है, और अंतराल अनुसूची में पुनर्बल देने के पहले एक खास समय का बीतना अनिवार्य होता है। अनुपात अनुसूची दो तरह की होती है, एक निश्चित अनुपात और एक परिवर्तन अनुपात। निश्चित अनुपात को क्या बोलते हैं, फिक्स रेशियो शेड्यूल, और परिवर्तन अनुपात को बोलते हैं वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। निश्चित अनुपात अनुसूची में पुनर्वलन तब दिया जाता है जब निश्चित संख्या में ऐसी अनुक्रियाएं हो चुकी हों जिनके बाद पुनर्वलन नहीं मिला होता। FR 30 एक ऐसी अनुसूची है जिसमें पुनर्वलन औसतन 30 सही अनुक्रियाओं के बाद दिया जाता है। कारखानों में मजदूरों को उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाना निश्चित अनुपात अनुसूची का उदाहरण है। मतलब जितना उन्होंने उत्पाद किया है उसी की संख्या के अकॉर्डिंग ही उन्हें पैसा दिया जाएगा, तो वो क्या हो गया, निश्चित अनुपात। और परिवर्तन अनुपात अनुसूची वैसी अनुसूची को कहा जाता है जिसमें पुनर्वलन एक औसत अनुपात पर आधारित विभिन्न तरह अनुबलित अनुक्रियाएं, मतलब नॉन रेनफोर्स्ड रिस्पॉन्स की संख्या के बाद दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लेबर हायर किया है, तो आपने एक दिन का प्राइस फिक्स कर दिया कि आपको उसको एक दिन का प्राइस इतना देंगे, और एक दिन में आप उससे जो भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो यही हो गया। अंतराल अनुसूची भी दो तरह की होती है, एक निश्चित अंतराल अनुसूची जिसको बोलते हैं फिक्स्ड इंटरवल या FI शेड्यूल, और परिवर्ती अंतराल अनुसूची वेरिएबल इंटरवल या VI शेड्यूल। परिवर्त अंतराल अनुसूची वैसी अनुसूची है जिसमें प्रथम सही अनुक्रिया के बाद एक औसत समय पर आधारित अपुनर्वलन के विभिन्न समयावधि बीतने पर पुनर्वलन दिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न पुनर्वलक अनुसूचियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंच गया है। क्या क्या निष्कर्ष पर पहुंचा है, देखते हैं। परिवर्त अनुपात अनुसूची मतलब वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में अनुक्रिया दर उच्चतम होती है और विलोपन का प्रतिरोध सर्वाधिक होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, निश्चित अनुपात अनुसूची मतलब फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में अनुक्रिया की दर निम्नतम होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जब पुनर्वलन के आकार में वृद्धि होता है तो निष्पादन स्तर में तीव्र परिवर्तन होता है। इस तरह के प्रभाव को सबसे पहले क्रेस्पी ने दिखलाया था, इसलिए इसे क्रेस्पी प्रभाव भी कहा जाता है, क्रेस्पी इफेक्ट भी कहा जाता है। आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि आंशिक पुनर्वलन से सतत पुनर्वलन की तुलना में विलोपन का प्रतिरोध अधिक होता है, इसे आंशिक पुनर्वलन प्रभाव कहते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप वेट करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कह रही हूँ, फिर से कर दीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को।